बीए सेकंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था राष्ट्रीय एकीकरण। पिछली क्लास में जो है हमने राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं पे अपनी चर्चा चल रही थी। एकीकरण और अर्थ मैंने थोड़ा पहले बता दिया था और बाधाओं में अपने 4 पॉइंट हो चुके थे। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो पहले वाले पे थोड़ी सी ब्रीफली नज़र डाल लेते हैं अपने कि एकीकरण क्या था। भारत के संदर्भ में ये था कि विविधता में एकता स्थापित करना। भाई हमारे यहाँ बहुत सी भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति आदि के लोग रहते हैं, तो वो अपने इन संकीर्ण भावनाओं से भी, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, इन सब से उठकर राष्ट्र के लिए ही सोचें और राष्ट्र के लिए ही काम करें एकजुट होकर। यही क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण, यानी देश में एकता स्थापित हो। तो ये था राष्ट्रीय एकीकरण। अब राष्ट्रीय एकीकरण तो जो है वो देश में है और देश में जो है हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है इसके मार्ग में बाधाएं आती रहती हैं। तो 4 बाधाओं पे हमने बात की थी। जैसे जातिवाद की समस्या है, लोग जो है जातियों के नाम पे बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते हैं, या फिर स्वर्ण जातियाँ, निम्न जातियाँ, ऐसा कुछ भेदभाव होता है। तो जाति की समस्या जो है ना, हमारे देश की एकता को तोड़ती है। लोग जाति के आधार पर लड़ाई झगड़े करते हैं। सांप्रदायिकता भी यही है कि कोई अब हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है। धर्म के नाम को लेकर लोग जो है एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जिससे भी हमारे देश की एकता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। अल्पसंख्यकों के साथ जैसे मैंने बताया था कि बड़ा भेदभाव होता है। जो थोड़ी संख्या में हैं तो उनका जो है, जो ज़्यादा संख्या वाले लोग हैं वो शोषण करते हैं। और क्षेत्रवाद में मैंने बताया था कि प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र पे बल देता है कि ये मेरा है, राजस्थान हमारा है, पंजाब हमारा है, हरियाणा, बड़े कहते हैं हरियाणा हमारा है। अपने ही क्षेत्र को प्राथमिकता देना और दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा करना, ये क्षेत्रवाद की प्रेरणा कहलाती थी। तो 4 टॉपिकों पे अपनी जो है वो चर्चा हो चुकी थी। आज है पॉइंट नंबर 5, भाषावाद। देखो, जैसे क्षेत्रवाद था वैसे ही भाषावाद है। यहाँ जो है अपने यहाँ भाषा के जो हैं वो अलग, बहुत सी भाषाएं हैं अपने यहाँ। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। पर्टिकुलर राज्य में भी विशेष क्षेत्रों में अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भाषा, बहुत सी भाषाएं हैं हमारे यहाँ। अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 में कहा गया था कि भारतीय संघ की जो राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी को अपनाया गया है। लेकिन फिर भी क्या है कि प्रत्येक राज्य में भाषाओं को लेकर भाषाई विवाद भी जो हैं वो समय समय पर खड़े होते रहे हैं कि लोग जो हैं पर्टिकुलर राज्य के अंदर भी, जैसे अब पंजाब हरियाणा का विभाजन हुआ तो पंजाबी भाषा वाले पंजाब में, हरियाणा वाला हरियाणा में, तो पर्टिकुलर भाषा को लेकर भी लोग जो है ना अपने अपने क्षेत्र को अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं कि हम जो हैं वो इस भाषा के हैं तो इस भाषा का हमारा अलग राज्य बनाओ। तो ये भाषाई विवाद भी जो है ना कहीं देश की एकता को खतरे में डालने लग जाता है। और दक्षिण भारत में तो विशेषकर जैसे भाषाओं को लेकर बहुत जो है ना उन्होंने विवाद खड़े किए हैं। दक्षिणी भारत में जो है वो हिंदी भाषा को लेकर बहुत से विरोध की स्थिति पैदा हो गई कि वो हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं मानने लगे। तो उन्होंने बहुत विरोध किया दक्षिण भारत में। तो फिर क्या हुआ, एक सह राजभाषा अधिनियम 1965 में लाया गया। उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी सहमति दी गई। तो अब जो है हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के समर्थकों के बीच में विवाद हो जाता है। हिंदी उर्दू के बीच में, जो हिंदी भाषी है, उर्दू भाषी है, उनको अपनी भाषा को लेकर विवाद हो जाता है। तो भाषाओं को लेकर जो है ना वो निरंतर किसी न किसी तरीके के विवाद पैदा होते रहते हैं। प्रत्येक राज्य
प्रत्येक क्षेत्र अपनी भाषा को प्राथमिकता देता है और वो चाहता है कि सारे काम हमारी भाषा के अंदर ही हों। ये भाषा की समस्या जो है वो अब जैसे हम राजस्थान के हैं और हम अगर दक्षिण साइड में जाएं तो हमें उनकी भाषा समझ में नहीं आएगी। एकीकरण को बहुत जोड़ती, एक व्यक्ति को दूसरे से जोड़ने में भी बाधाएं पैदा हो जाती हैं कि हमें उनकी पर्टिकुलर भाषा नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर जो है हमें कम्युनिकेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। कहीं अगर कुछ लिखा है तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आता है। तो ये बड़ी विवाद की स्थिति हो जाती है। ये जो है ना लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाती हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि प्रत्येक अपनी अपनी भाषा को बल देगा तो लोगों में जो है ना, अब अगर हम साउथ साइड के लोगों से कम्युनिकेशन करना चाहें तो संभव नहीं हो पाता अगर हम उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और अपनी अलग भाषा है। तो ये भाषाई जो विवाद है ये निरंतर थोड़े थोड़े समय बाद सिर उठाते रहते हैं और जो है ना ये राष्ट्र की एकता को खतरे में डालते रहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, छोटे छोटे राज्यों की मांग। अब क्या है, प्रत्येक राज्य के अंदर जो है ना वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत से राज्यों में कुछ क्षेत्र विशेष अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं कि हमें जो है ना वो अलग राज्य बनाओ। वो चाहे किसी आधार पे मांग करें उसकी, चाहे वो जाति के आधार पर करें, चाहे वो भाषा के आधार पर करें। तो छोटे छोटे राज्यों की जो मांग है निरंतर, अभी जैसे लास्ट में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो ये जो है अब ये विभाजन वहाँ के लोग उठाते हैं और अलग राज्य की मांग करने लग जाते हैं। अलग राज्य की मांग करते हैं तो अब ये बड़ी समस्या खड़ी रहती है। अभी जो जो राज्यों के टुकड़े हो रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एकता के लिए जो है ना वो खतरा पैदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और पंजाब हरियाणा अलग अलग हुए, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। तो ये जो है ना थोड़े थोड़े, और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं अपने पूर्व के, इनमें ये बड़ी मांग चल रही है अलग राज्य की, अलग राज्य की। तो कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे आंदोलन उठते ही रहते हैं कि ये जो है कि हम जो है अपने इस एरिए को अलग राज्य बना लें, कि हम फलानी भाषा के हैं तो इस भाषा से रिलेटेड हमारा अलग राज्य हो जाना चाहिए। हम भाई इसी जाति के इस राज्य में ज़्यादा हैं तो हमें इन जाति वालों को अलग करके हमें एक नया राज्य बना दो जाए। तो ये मांगे निरंतर उठती रहती है। अगर ये देखो काम सारा संविधान की सीमाओं में रह के और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए तो राष्ट्र की एकता भी बनी रहती है। लेकिन बहुत सी बार ये जो आंदोलन है ना ये बड़े हिंसक हो जाते हैं, इसमें ऐसे उग्रवादी तरीके, आतंकवादी तरीके अपना लिए जाते हैं, तब जो है राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। हिंसक तरीक़ों से जब ये मार काट करके किसी न किसी अनैतिक तरीके के माध्यम से अपने आंदोलनों को ये आगे बढ़ाते हैं तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के लिए जो है ना वो खतरा बन जाते हैं। राजनीतिक दल जो है वो भी इस समय जो है ना वो अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो भी ये सोचते हैं कि हम इनका समर्थन करें, वो उन्हें अपना वोट बैंक जो है ना वो बनाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं इन आंदोलनों को वो भी समर्थन करते हैं। अब जब सबसे पहले क्या था, डीएमके जो दल था उसने तमिल भाषा के आधार पर स्वतंत्र तमिलनाडु राज्य की मांग करी। बाद में ये दक्षिण के 4 राज्य थे, मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर, ये जो है इन्होंने मिलाकर भारत से अलग स्वतंत्र द्रविड़नाद गणराज्य की जो है ना स्थापना की मांग रखी थी। तो ये जो है पर्टिकुलर दल जो है इनके समर्थन करते हैं और ये जो है ना फिर अलग राज्यों के मांग करने लग जाते हैं। पंडित नेहरू जी ने जो है इन मांग को बड़े कठोर शब्दों में जो है ना वो आलोचना की थी और बड़ा विरोध किया था इनका, क्योंकि अगर इसी तरीके से सारे राज्य अलग अलग होके टुकड़े टुकड़े होने लगे तो निश्चित रूप से देश की एकता जो है ना वो खतरे में पड़ जाएगी। तो जो है ये आंदोलन और ये जो छोटे छोटे राज्यों की मांग, ये जो है वो भारत की एकता या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए निश्चित रूप से जो है ना बड़ा खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, आतंकवाद की समस्या। अब देखो आतंकवाद की समस्या से जो है ना वो सारे ही परिचित हैं,
क्यों कि हम देखते हैं कि जो ये आतंकवाद पनप रहा है, ये कहीं न कहीं लोगों को भी भ्रमित करता है और जो है ना, ये देश की एकता को भी जो है वो खतरा पहुंचाता है। अब जैसे क्षेत्रवाद है, अब क्षेत्रवाद अलगाववाद के आंदोलन है, जो विभिन्न राजनीतिक दल जो है ना वो आंदोलनों का सहारा लेते हैं, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन आदि बहुत से माध्यम अपनाते हैं। तो कई बार ये आंदोलन जो है ना सफल नहीं हो पाते। उसके बाद भी गवर्नमेंट अगर नहीं मानती उन राज्यों को अलग करने का, तो अब क्या होता है कि आंदोलन जो है ना हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। हिंसक रूप धारण कर लेते हैं तो आगे चलकर वो सारी की सारी समस्या आतंकवाद में परिणित हो जाती है। और ये आतंकवाद की समस्या है ना, जो आज बड़ा विकराल रूप धारण किए हुए हैं। भारत में जैसे अनेक आतंकवादी आंदोलन हुए थे, जैसे बंगाल का नक्सलवाद आंदोलन था, पंजाब में खालिस्तान को अलग देश बनाने की मांग थी, असम का जो है बोडोलैंड बनाने की मांग थी, जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवाद आप विशेष रूप से देख रहे हो कि कितना आतंकवाद पनपा हुआ है कि वो ये कभी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, कभी अलग राष्ट्र की बात करते हैं। आतंकवादी गतिविधियां इतनी बढ़ी हुई हैं कि वो आतंकवाद के माध्यम से कोई ना कोई भारतीय सेना पर हमला करे ही रखते हैं। तो ये आतंकवाद की समस्या है ना, ये राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। आतंकवाद के माध्यम से लोगों की भी जाने जाती है, सेना के लोगों की भी जान जाती है, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, ये मारकाट होती है, बहुत खून खराबा होता है। तो ये आतंकवाद जो है एक बड़ी समस्या जो हम जम्मू कश्मीर में स्पष्ट रूप से देखते हैं। लगभग औरों की अपने नॉलेज में न रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हम देखते हैं आतंकवाद जो है ना एक बड़ी समस्या है। आतंकवादी आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। तो ये जो है ना जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं तो देखो भारत की एकता जो है यहाँ से एकीकरण को नुकसान पहुँचता है। भारत का जो एक राज्य जो है ना वो राज्य भारत से टूटता है। तो आतंकवादी गतिविधियां जब करते हैं, जब इन्हें लगता है कि आंदोलन से सफल नहीं हो पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं हिंसक तरीकों से काम, आतंकवादी तरीकों से राज्यों को अलग करने की मांग करते हैं। और ये चीज़ कहलाती है आतंकवाद, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक आर्थिक विषमता। अब इसमें क्या है कि भारत के जो हैं वो सभी राज्य बिल्कुल समान नहीं है। बहुत से राज्य जो हैं वो बहुत डेवलप हो चुके हैं और बहुत से राज्यों में ये रह जाता है कि वहाँ पे जो है ना लोगों का जीवन स्तर बड़ा निम्न है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जो ऐसे राज्य जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के अंदर जो है ना वो ये मन में आ जाता है कि हमारा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमारा आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब डेवलप हुए राज्यों की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो मौज मस्ती हो रही है, लोग बड़े आनंद उठा रहे हैं, और हमारे यहाँ पेट भरने की रोटी नहीं है, रोटी नहीं मिलती उनको पेट भरने के लिए। तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका पूरा भी विकास संभव नहीं हो पाया है, बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं। तो और गवर्नमेंट भी इन पे पूरा ध्यान नहीं दे पा रही है। तो ऐसे समय में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य हैं वो जो राज्य हैं वो कहीं ना कहीं आंदोलन कर दें शुरू कर देते हैं। अब जैसे रोज़गार के अवसर बहुत सी जगह पर कम है। अब अपने यहाँ देखते हैं कि देखो बिहार के लोग बहुत अपने यहाँ कहीं भी मिल जाएंगे आपको, अपने यहाँ भी हैं, काम करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास है नहीं, रोज़गार के साधन नहीं है। तो वहाँ डेवलपमेंट भी कम है, लोगों का जीवन स्तर भी थोड़ा निम्न तरीके का है। तो लोग देखो हर जगह जा के काम करते हैं। तो पर्टिकुलर ऐसे राज्यों में लोगों की अपने भावना आ जाती है भी हमारे वालों का विकास, हमारे पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, हमारे यहाँ जो है ना किसी तरीके का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, बाकी राज्यों के लोग तो बड़े आनंद उठा रहे हैं और हम लोग जो हैं वो पिछड़े हुए हैं। तो ये कई बार आर्थिक विषमता है ना जो राज्यों की, ये भी इन आंदोलनों को जन्म देती है, पृथकतावादी को, फिर वो अलग होने की मांग करते हैं। तो ये समस्या भी राष्ट्रीय एकीकरण के सामने, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा है। क्योंकि आर्थिक रूप से जब राज्य असमान होंगे तो फिर एक राज्य जो बिल्कुल गरीब होगा तो उस राज्य से घृणा करेगा, ईर्ष्या करेगा कि वहाँ के लोग बढ़िया हैं, वो राज्य तरक्की कर रहे हैं, हमारे वाला राज्य जो है वो डाउन पे जा रहा है। तो आपस में घृणा द्वेष जो है वो राष्ट्रीय एकीकरण को कहीं न कहीं रूप से आघात पहुंचाता है। तो ये भी एक बड़ी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है
राजनीतिक अवसरवादिता, यानी राजनीति में अवसर की तलाश करना। अब देखो, देश की राजनीति जो है, वहाँ पे राजनीतिक दल का मेन उद्देश्य क्या होता है? चुनाव जीतना। और वो चुनाव जीतने का कोई भी मौका जो है ना अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब जैसा भी उन्हें लगता है कि अब कैसे अपने चुनाव जीतें, तो मुद्दे बना लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र को मुद्दा बना लेते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे अपने दूसरों राज्यों की आलोचना करके अपने क्षेत्र विशेष पे बल दे के क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ा देते हैं। किसी को लगता है भी जिस राज्य में फलानी धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो वो धर्म के नाम पर हिंसा फैला देते हैं। तो धर्म, जाति, संप्रदाय, इन चीज़ों को लेके जो है वो क्षेत्र को, भाषा को लेके वो इनको मुद्दे बना लेते हैं चुनावों के अंदर, चुनाव जीतने के समय। तो ये राजनीतिक अवसरवादिता है ना, ये बहुत बड़ा योगदान देती है भारत के एकीकरण को नुकसान पहुंचाने में। तो इस वजह से क्या है कि राजनीतिक अवसरवादिता भी देश की जो है, देश के राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा है। जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के समय ये करते हैं, इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंसात्मक गतिविधियाँ। हिंसात्मक गतिविधियाँ यानी देश में जो हिंसक आंदोलन होते हैं, जो हिंसक घटनाएं होती हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, ये जो नक्सलवादी हैं ये बड़ी अराजकता फैलाते हैं। इसके अंदर नक्सलवाद, आतंकवाद, सारी जो भी हिंसात्मक कार्य करते हैं वो सब शामिल हैं। तो हिंसक जो गतिविधियां देश के अंदर संचालित होती हैं, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, ये भी देश के अंदर जो है ना अराजकता का वातावरण पैदा करते हैं और देश की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं। और लास्ट है भ्रष्टाचार। देखो, भ्रष्टाचार तो जो है ना वो राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और भ्रष्टाचार से अगर जनता पीड़ित होगी ना तो उसके मन मस्तिष्क में देश के प्रति अपनेपन की भावना ही खत्म हो जाती है। क्यों? देखो, अब कई बार अपने फॉरेन की बात करते हैं कि जी फॉरेन बहुत डेवलप है, वहाँ पे बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं होता, वहाँ बहुत ईमानदारी है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश के प्रति ऐसा हो जाता है भी यार भारत में इतना हो रहा है, या जिस भी देश के नागरिक है, अभी हमारे देखो देश में कितना भ्रष्टाचार है। कोई काम बिना पैसे के होता ही नहीं है। और सड़क बनेगी तो भ्रष्टाचार, नहर बनेगी तो भ्रष्टाचार, काम फाइल निकलवानी है तो भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। तो व्यक्ति इस बात से क्या हो जाता है, वो कहता है यार देखो अपने देश में कैसा हो रहा है, फॉरेन देखो वहाँ पे लोगों में वहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल ही नहीं है, तो कितने लोग सुखी हैं, कितना डेवलप होता है। तो कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति क्या आ जाती है, हीन भावना आने लग जाती है। और जब अपने देश के प्रति लोगों के अंदर हीन भावना आने लग जाएगी तो फिर क्या है, वो देश की एकता के लिए कहीं न कहीं खतरा पैदा कर सकती है। क्योंकि देश की एकता के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना हो, अपने देश के प्रति लगाव हो। लेकिन जो इतना भ्रष्टाचार फैल गया है ना, तब लोगों में क्या है, इस तरीके की भावना आ जाती है भी यार हमारे देश में ऐसा हो रहा है तो हमारा देश बढ़िया नहीं है। तो खुद के देश के प्रति इन भावना आ जाती है। और जब देश के लोगों के अंदर ही अपने देश के प्रति ऐसी भावनाएं आने लग जाएगी तो फिर देश की एकता खतरे में पड़ जाती है। तो ये था अपना राष्ट्रीय एकीकरण का टॉपिक। बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ऐसे का ऐसा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण क्या है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं बताओ। तो बस बढ़िया थ्योरी डिटेल लिख के और ये बढ़िया पॉइंटों की जो है ना व्याख्या करनी है। तो अच्छा प्रश्न है, बड़े प्रश्नों में पूछा जाता है। और सिर्फ पॉइंट देख के अगर आप थोड़ा बहुत इस पर ब्रीफली ध्यान देंगे तो आराम से इस प्रश्न को बहुत बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। हर एक चीज़ आपसे, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हो और आपको पता है कि ऐसा होता है। तो अगर बढ़िया तरीके से तैयार करते हो तो आपका ये 15 नंबर का बड़ा प्रश्न बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। एकीकरण से आप बिल्कुल भली भांति परिचित हो, राष्ट्र की एकता से भली भांति परिचित हो, और इस एकता में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनमें लगभग समस्याओं से आप, जैसे जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, भाषा की, आतंकवाद की, भ्रष्टाचार की, जो हिंसक गतिविधियां होती हैं आतंकवाद और नक्सलवाद की, तो इन बहुत सी जो चीज़ें हैं, 7-8 पॉइंट तो ऐसे हैं जिन्हें आप प्रत्यक्ष रूप से न्यूज़पेपर में देख लेते हो और है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से आप परिचित हो, तो आप इनका वर्णन बड़े आराम से कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है आज अपना राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न खत्म हो गया है। आज की जो अपनी है वो क्लास यहीं समाप्त होती है। कल जो है अपने नया टॉपिक लेंगे और नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।